Oil Minister Hardeep Singh Puri unveiled ethanol 85 blended at this particular petrol pump in New Delhi's Pusa Road. You can see the ethanol 85 blended is been installed right here. इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि E85 एथेनॉल 85 वाले फ्यूल पंप्स आपको खुलते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के एरिया में। ऐसे 50 से 100 पंप्स इंडिया में खुल चुके हैं और अब E85 फ्यूल पंप भी अवेलेबल है। अब फ्लेक्स फ्यूल बोला जाता है इन्हें, जहां E30 से ज्यादा एथेनॉल हो ना, 30% से ज्यादा एथेनॉल, वो फ्लेक्स फ्यूल बोला जाता है उसे। और फ्लेक्स फ्यूल की गाड़ियां भी आ चुकी है। इनके लिए स्पेशल गाड़ियां होती है जो मारुति ने लॉन्च की है एक कार। इसके अलावा स्प्लेंडर प्लस भी आ चुका है हीरो का, जो एथेनॉल पे चल सकता है और पेट्रोल पे भी चल सकता है। मतलब फ्लेक्स फ्यूल प्लस आप देख सकते हैं पेट्रोल, दोनों। अब बहुत ज्यादा चर्चा में है विषय, और आज ही स्टेटमेंट आया है हमारे पीएमओ एडवाइजर का। वो कह रहे हैं कि अब इंडिया में कंपलसरी E25 हो जाना चाहिए E20 से। और साथ में हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उन्होंने भी आज ये बयान दे दिया कि एथेनॉल जो फ्लेक्स फ्यूल है वो 20 रुपए सस्ता होगा पेट्रोल से। तो पेट्रोल अगर 80 रुपए मिल रहा है तो इस टाइम पे 60 रुपए का आपको मिल जाएगा एथेनॉल। पेट्रोल 100 रुपए 120 रुपए है तो उससे 20 रुपए सस्ता रहेगा हमेशा आपका एथेनॉल। तो इस टाइम पे आप मान के चलो 100 रुपए अगर एवरेज प्राइस है इंडिया में, 80 रुपए में आपको एथेनॉल मिल जाएगा 20 रुपए सस्ता। लेकिन क्या ये सही में सस्ता है? क्या इससे इतनी एवरेज निकल पाएगी? सबसे पहले क्या हम इसे सस्ता बोल सके, या कुछ एडवांटेज है? इस टाइम पे देश में लोग बहुत ज्यादा बटे हुए हैं, और मैं कहूंगा लोगों का कॉमन ओपिनियन ये है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है एथेनॉल ब्लेंडिंग आने से। तो इसका रीजन क्या है? अब मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल देकर के, जो है ब्राजील का। अब सबने, गवर्नमेंट ने कई बार ब्राजील और दूसरी कंट्रीज का एग्जांपल दिया और कहा कि देखो यार इन्होंने भी तो किया है, लेकिन हम वही कर रहे हैं जो उन्होंने किया, लेकिन हम जो तरीका अपना रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। तो कुछ स्टार्ट्स देता हूं आपके सामने, आप ये स्टार्ट्स को देखो और खुद समझो कि आपका डिसीजन क्या है। क्या हम गलत है, या लोग गलत है, या फिर यहाँ पे गवर्नमेंट की गलती है, या पॉलिसी मेकर्स की गलती है, उनको और कुछ बेटर करना चाहिए। तो ये आप जान पाओगे इस वीडियो के एंड तक। तो भूलना मत इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको आप ये सारी चीजें समझाना चाहते हो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डेटा पॉइंट से। यहाँ पर अगर मैं बात करूं एथेनॉल की, तो पूरी दुनिया का 80% एथेनॉल ना 2 ही कंट्रीज से आ जाता है। सबसे ज्यादा बनाता है यूएसए, और दूसरे नंबर पे आता है ब्राजील। यस, और तीसरे नंबर पे इंडिया है, और उसके बाद EU जैसी कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं यूएस की, तो यहाँ पे कॉर्न से बनता है। यूएस में जो 40% कॉर्न हम लोग उगाते हैं वो यूज हो जाता है एथेनॉल बनाने में, और वहां पे भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं। आपको की मर्जी, आप अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नहीं लेना चाहते E10 E15 तो आप मत लो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जब आप पंप पे जाते हो। अब बात करते हैं ब्राजील की। दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एथेनॉल का यही है, और अगर आप ब्राजील को देखोगे तो 50 साल पहले यहाँ पे नींव रख दी गई थी एथेनॉल जैसे फ्यूल की। 50 साल पहले इन्होंने सोच लिया था कि इन्हें फ्लेक्स फ्यूल लेकर के आना है, और क्योंकि मिडिल ईस्ट क्राइसिस जब हुआ तो इन्हें बहुत परेशानी हुई थी। इनके लीडर से सोचा यार हमारे आगे की जनरेशन को परेशानी होगी, तो हम एक काम करते हैं, हम धीरे धीरे फ्लेक्स फ्यूल लेकर के आते हैं, इस पर रिसर्च शुरू करते हैं, और इस हिसाब से हम गाड़ियां भी लेकर के आएंगे। अब मैं बताता हूं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेटा। सबसे पहले अगर आप 1 लीटर एथेनॉल लोगे और 1 लीटर आप पेट्रोल लोगे, तो यहाँ पे एथेनॉल 33% कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू 1 लीटर पेट्रोल। यही बहुत बड़ा रीजन है कि ब्राजील में जब एथेनॉल और पेट्रोल दोनों अवेलेबल है, लोग यहाँ पर देखते हैं कि एथेनॉल कम से कम 30 से 35% सस्ता होना चाहिए पेट्रोल से, तभी वो एथेनॉल लेंगे, नहीं तो वो पेट्रोल डलवाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 लीटर एथेनॉल लूंगा, भले वो मुझे लेट्स से 20 रुपए सस्ता मिल जाए, 15% सस्ता मिल जाए, 20% सस्ता मिल जाए, लेकिन अगर वो 30% कम एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला है तो मेरी एवरेज जो है वो कम आएगी, मैं कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाऊंगा। तो वहां पर अगर आप देखोगे, साओ पोलो जैसे जगह है जहां पे पेट्रोल की कीमत ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 30 से 35% ज्यादा महंगी है एथेनॉल से, तो लोग एथेनॉल ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन ब्राजील में ऐसी बहुत सारी लोकेशंस है जहां पे पेट्रोल अगर महंगा मिलता है, लेकिन अगर एथेनॉल और पेट्रोल के बीच का डिफरेंस है वो 30%, 25%, 20% उससे कम का है, तो लोग हमेशा पेट्रोल लेते हैं ना कि एथेनॉल, क्योंकि पर किलोमीटर जो एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी है वो उन्हें पेट्रोल से बेटर मिल जाती है, जस्ट बिकॉज पेट्रोल 33% ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा सेम क्वांटिटी में। तो ये जो मैथ्स है इंडिया में भी लोग जरूर लगाएंगे अगर ब्राजील के लोग लगा रहे हैं तो सबसे पहले जो 20 रुपए सस्ता पेट्रोल से मिलेगा ये एथेनॉल, क्या इससे इतना एडवांटेज आएगा? अगर ये एवरेज हमारी गाड़ी 30-40% पुअर देगी, या लेट्स से ये ज्यादा कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा 30%, 25%, तो ऑफ कोर्स लोगों की चॉइस क्या होगी यहाँ पे?
पेट्रोल की कि वो पेट्रोल पे जाना पसंद करेंगे एज कंपेयर टू फ्लेक्स फ्यूल। तो स्प्लेंडर प्लस जो गाड़ी आ रही है और मारुति की फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी आ रही है, इसमें भी फ्लेक्स फ्यूल लोग तभी डलवाएंगे जब एटलीस्ट अगर पेट्रोल 100 रुपए है तो एथेनॉल 70 या 65 रुपए पे आप दोगे, नहीं तो उनकी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी खराब हो जाएगी फ्लेक्स फ्यूल में, और वो यहाँ पे सस्ती चीज ही प्रेफर करेंगे, दैट विल बी पेट्रोल। तो क्या कोई फायदा होगा इसका? कोई फायदा नहीं होगा। तो बड़ा ही प्राइस सेंसिटिव मामला है, और इंडिया तो वैसे ही बहुत प्राइस सेंसिटिव जगह है। अब बात हमने कर ली एवरेज की, इकोनॉमी की, और कितना ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब आ जाते हैं वाटर पे। अब कई लोग वाटर की भी बात कर रहे हैं कि यार बहुत ज्यादा वाटर की खपत होगी। अब मैं बता दूं आपको कि यूएस ना कॉर्न बेस्ड यहाँ पे एथेनॉल बनाता है, तो उसे लगता है 500 से 1000 लीटर पानी लग जाता है उसको प्रोड्यूस करने में, कॉर्न को प्रोड्यूस करने में, प्रोसेस करने में, और जब तक वो एथेनॉल बनता है 500 से 1000 लीटर की खपत हो जाती है 1 लीटर एथेनॉल बनाने में। यही चीज अगर आप बनाओगे शुगर केन से, जैसे इंडिया में शुगर केन भी पॉपुलर है, तो वहां पे 2500 से 5000 लीटर तक की खपत हो सकती है, या 4000 लीटर तक की खपत हो सकती है पानी की 1 लीटर एथेनॉल बनाने में। लेकिन अगर आप इसको चावल से बनाना शुरू कर दो, राइस से शुरू कर दो, तो यहाँ पे 8 से 10,000 लीटर पानी का उपयोग होगा अगर आप 1 लीटर एथेनॉल प्रोड्यूस करते हो। तो आप पेट्रोल डीजल ठीक है कम इंपोर्ट करना चाहते हो बाहर से, आप पैसे बचाना चाहते हो, फॉरेक्स रिजर्व सेव करना चाहते हो, लेकिन अगर आप देखोगे तो इतना ज्यादा पानी अगर खपत हो गया, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन और ज्यादा करनी होगी। हमारा E27 का टारगेट है 2030 तक, अभी हम लोग E20 पे हैं, हम पहले E25 पे आएंगे, E27 पे जाएंगे, और वो भी कंपलसरी होगा वो। तो वहीं पर आज से करीब हमें डबल एथेनॉल की जरूरत होगी। तो कितना ज्यादा पानी का कंजम्पशन होने वाला है। और ये जितने भी शुगर केन प्रोड्यूस करने वाले स्टेट्स हैं, आप एक बार इंडिया की मैप खोलो और वहां पे पानी का ग्राउंड लेवल आप चेक करो वाटर टेबल में क्या है। मेजर सिटीज की अगर मैं बात करूं, दिल्ली से मुंबई और दूसरी मेजर सिटीज है, एटलीस्ट 10 से 20% शॉर्टेज इस टाइम पे आपको देखने को मिल जाएगी पानी की। जहां पे अगर मुझे 100 लीटर की रिक्वायरमेंट है, मुझे सिर्फ 90 या 80 मिल पा रहा है, तो डेली 10% लोग, 20% लोग जो है समझो बिना पानी के हैं, या फिर ओवरऑल जो उनकी रिक्वायरमेंट है 10 लीटर की, उनको सिर्फ 8 लीटर मिल रहा है। राइट, तो ये डेटा इस टाइम पे ऐसा है, तो आगे जाकर के कैसा होगा? आगे पानी की शॉर्टेज बढ़ेगी। राइट, पानी की सप्लाई तो नहीं बढ़ने वाली है, ऐसी कोई न्यूज तो नहीं आ रही है कि पानी की सप्लाई बढ़ जाएगी अगले 2 सालों में। तो ये एक कंसर्न है जो बहुत सारे लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को इस पे भी फोकस करना होगा। दूसरा, अगर आप देखोगे कंसर्न एक तो पानी का आता ही आता है, साथ में अगर आप देखोगे तो ओवरऑल बेसिस पे इनका ये कहना है कि जो कार्बन आप बोल रहे हो ना कि हम लोग CO2 कम एमिट करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम 750 मिलियन टन हमने CO2 जो है वो कम प्रोड्यूस किया है, क्योंकि हम 20% एथेनॉल को यूज कर रहे हैं। लेकिन आप फिर एनवायरमेंट को उतना ही डैमेज कर दे रहे हो अगर आप इस लेवल पे पानी का उपयोग कर रहे हो, इस लेवल पे आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, आपको पैस्चर लैंड बहुत सारा चाहिए होगा, फॉरेस्ट कटेंगे और ज्यादा लैंड, इससे लोगों का कहना है एग्रीकल्चर में आएगा। तो यहां पर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये चीजें कम्युनिकेट करके पहले ही दूर कर देनी चाहिए डाउट्स को कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं तो क्या होगा, इसके बारे में अलग अलग डेटा आता रहेगा और लोग इसे अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते रहेंगे। तो क्या सही में ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। पानी को लेकर के गवर्नमेंट ने वाटर यूसेज को लेकर के कोई कमेंट नहीं किया है, एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर के कोई कमेंट नहीं किया है। अब मैं बात करूं ब्राजील का एक और एग्जांपल, वहां पर लोगों को इनिशियली सबसे पहले जो गाड़ियां बन रही थी, पहले ही बोल दिया गया था मैन्युफैक्चरर्स को कि हम आगे फ्लेक्स फ्यूल लाने वाले हैं, तो आप गाड़ियां ऑलरेडी बनाओ जो 10 साल बाद, 15 साल बाद भी अगर फ्लेक्स फ्यूल आता है तो वो E20 कंप्लायंट हो। तो इंडिया में 90% गाड़ियां E20 कंप्लायंट नहीं है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी पे प्रॉब्लम आएगी, उनकी एफिशिएंसी कम होगी, उनको कोरोजन जैसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनकी गाड़ी 90% गाड़ियां इंडिया में सपोर्ट ही नहीं करती E20 फ्यूल को। ब्राजील में क्या हुआ था कि पहले ही प्रिपेयर कर दिया गया था लोगों को, कि मैन्युफैक्चरर्स को, कि जो गाड़ियां हैं वो E20 कंप्लायंट बन के आएंगी। जैसे आज अब होंडा की गाड़ियां देख लो, जो 10 साल 20 साल पुरानी गाड़ियां हैं वो भी E20 कंप्लायंट थी, 2008-9 की गाड़ियां भी E20 कंप्लायंट थी। तो वो पहले से अगर लोगों के पास उस टाइम से अगर ये लोगों ने सोचा होता, या गवर्नमेंट ने सोचा होता, पॉलिसी मेकर्स ने इतना भी समय दिया होता, तो कहीं ना कहीं लोग आज इतना नाराज नहीं होते। तो अब क्या होगा, गवर्नमेंट कह रही है आप फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियां खरीद सकते हो, जैसे मारुति की गाड़ी खरीद लो या फिर जो भी नई गाड़ी आ रही है खरीद लो, लेकिन उसके लिए इस ट्रांजिशन का खर्चा फिर किसको उठाना पड़ रहा है, लोगों को उठाना पड़ रहा है। पब्लिक विदाउट कंसेंट दिए पूरा खर्चा उठा रही है E20 के ट्रांजिशन का। तो कहीं ना कहीं अपनी जेब से खर्चा करना पड़ रहा है, ना कि सिर्फ टैक्स जो पे कर रही है वो, लेकिन टैक्स के अलावा भी नई गाड़ियां लेनी होंगी, तुरंत गाड़ियां चेंज करनी होंगी,
फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों पे आपको शिफ्ट होना होगा। अब जब 90% लोगों की गाड़ी सपोर्ट नहीं करती 820, तो ये बहुत बड़ा बर्डन उनकी जेब में आएगा कि अब वो अपनी गाड़ी को बदलें। और वैसे ही हमारे यहाँ डीजल गाड़ियां 10 साल से ज्यादा नहीं चल पाती है एनसीआर में, पेट्रोल की गाड़ियां नहीं चल पाती है 15 साल से ज्यादा, तो बड़ी जल्दी गाड़ी चेंज करना पड़ता है और ज्यादा होगा, कर जल्दी स्विच करना होगा। तो इसका भी जो कॉस्ट है, अगर आप इतनी जल्दी अच्छी खासी चलती हुई गाड़ी को अगर आप डिस्पोज कर देते हो तो उससे भी काफी ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है, ये हमें समझना होगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो लोगों की नाराजगी है वो ये है कि उनका कंसेंट नहीं है यहाँ पे। विदाउट कंसेंट उनकी जो अनसूटेबल गाड़ी है उसमें आप एक फ्यूल डाल रहे हो जो वो पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करता। गवर्नमेंट का कहना है कि 4 से 6% का इससे कुछ नहीं होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ 4 से 6% की फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होगी। लेकिन लोग, जो रियलिटी है यहाँ पे, काफी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो इससे रिलेटेड कोट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं जहाँ पे कोरोजन की प्रॉब्लम है, फ्यूल पंप्स की प्रॉब्लम है, जहाँ पे हम लोग रबर यूज करते हैं वहां इशू आ रहा है। तो ये सारे इश्यूज गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं टैकल करने होंगे, तो कहीं ना कहीं लोग और ज्यादा अडाप्ट करेंगे, खुशी खुशी बिल्कुल दोनों हाथ खोल करके ये नई पॉलिसीज को वेलकम करेंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हमारे पास डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट, अब गवर्नमेंट के पास भी डेटा है। अब गवर्नमेंट का डेटा क्या कहता है? गवर्नमेंट कह रही है देखो 3 इसके बहुत बड़े बेनिफिट है। अगर आप आज एथेनॉल, ठीक है, यूज करना शुरू कर रहे हो, E27 पे जा रहे हो, 30 पे जा रहे हो, तो स्पेसिफिकली अभी तक जितना हमने यूज किया है उसके बलबूते पे हम लोग 1.5 लाख करोड़ का फॉरेक्स रिजर्व सेव कर चुके हैं। मतलब कि अगर हम ऑल इंपोर्ट करते इतना तो 1.5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते और उससे क्या होता, रुपया और कमजोर हो जाता। तो कहीं ना कहीं 1.5 लाख करोड़ रुपए हमने एक तो देश के बाहर नहीं जाने दिया, उससे डॉलर और रुपी, अगर आप देखोगे जो एक्सचेंज रेट है वहां पे रुपया ज्यादा कमजोर नहीं हुआ, नहीं तो और कमजोर हो जाता। दूसरी चीज, ये पैसा बाहर जाना था मिडिल ईस्ट कंट्री के पास, दूसरी कंट्रीज के पास, अब ये किसके पास गया? 1,36,000 करोड़ गया है हमारे किसानों के पास, जिन्होंने शुगर केन उगाया, फूड ग्रेन्स उगाया या राइस या जिसके भी बेसिस पे एथेनॉल बना वो उगाया उन्होंने। तो सबसे पहले इनका कहना है कि इससे किसानों का बहुत फायदा है। दूसरा, इनका कहना है कि इन्होंने CO2 750 मिलियन टन करीब करीब, अगर आप देखोगे तो जो CO2 एमिशन है उसको कहीं ना कहीं सेव किया है, जो अगर हम पेट्रोल यूज करते तो होता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गवर्नमेंट ने रखे हैं लोगों के सामने। लेकिन क्या ऐसा सही में है? अब लोगों के यहाँ पे अलग रहा है। लोगों का कहना है कि इससे कंपनीज को बहुत फायदा होगा, जैसे कि मारुति, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज। क्यों? क्योंकि अब आपको तुरंत से लोग क्या करेंगे, स्विच करेंगे पुरानी गाड़ियों को डिस्पोज करके, क्योंकि उनकी सर्विस कॉस्ट बढ़ रही है, वो नई गाड़ी पे आएंगे, कार की बिक्रियां और बढ़ेंगी इससे, और ऑटोमोबाइल कंपनीज को असली लाभ होगा। इसके अलावा किसानों से ज्यादा उनका कहना है जो चीनी मिल है ना जितने भी इंडिया में, उनको बहुत लाभ पहुंचेगा, क्योंकि अब क्या है, उनके पास जो कैपेसिटी है वो फुल कैपेसिटी पे उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। एक नया उन्हें कह सकते हो फोरम मिल गया है, एक नया मैं कहूंगा इंडस्ट्री मिल गई है जहां पे वो सेल कर पाएंगे अपने प्रोड्यूस को, उनको बहुत फायदा होगा। और इसके साथ साथ ही जितने भी नए पंप्स खुलेंगे उससे हमारी ऑलरेडी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जिनके पेट्रोल पंप्स है उनको बहुत फायदा होगा। जैसे 50 से 100 ऑलरेडी खुल चुके हैं, राइट, इंडियन ऑयल के हैं और दूसरी कंपनीज के हैं जो एनसीआर एरिया में आपको दिख जाएंगे। तो लोगों का कहना है कि इससे जो कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका ज्यादा फायदा होगा एज कम्पेयर टू फार्मर्स। बट यहाँ पे फार्मर्स भी इससे पूरी तरीके से अग्री नहीं कर रहे, बिकॉज सही में ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनका कहना है कि उन्हें इससे बहुत फायदा हो रहा है, बट वो अब इस फूड ग्रेन पे फोकस करेंगे रादर देन दूसरी चीजें उगाने के। अब वो गन्ना उगाना चाहेंगे, शुगर केन उगाना चाहेंगे और वो एथेनॉल इंडस्ट्री को ज्यादा सर्व करना चाहेंगे। अब इसी से मैं एग्जांपल देता हूँ चाइना का। चाइना में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है E10 पेट्रोल का, ठीक है, जहां पे एथेनॉल 10% ब्लेंडिंग होगी। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट कह रही है कि हमें 140 करोड़ लोगों का पेट भरना है। अब 140 करोड़ लोगों का पेट भरना है, लेकिन हम उस पर रिस्क नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास सरप्लस है, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फ्यूल में वो फूड ग्रेन यूज करने लग जाएंगे, उससे आगे एक फूड क्राइसिस हो सकता है, ठीक है। उससे आगे 140 करोड़ लोग जिनको हमें पेट भरना है, उनकी कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, उनकी कमी नहीं आ जाए, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसीलिए हम लोग एथेनॉल बेस्ड जो फ्यूल है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। उन्होंने ईवी पे फोकस किया और ईवी पे फोकस करने से आज 50% ऑलमोस्ट जो गाड़ियां बिक रही है ना चाइना में, लास्ट क्वार्टर बिकी है, वो ईवी है। तो बिना एथेनॉल अडाप्ट किए वो उन्होंने ईवी पे पूरा फोकस किया, पूरा दम लगाया और आज 50% गाड़ियां ईवी बेच दी। तो पेट्रोल की जो यूसेज है वो ऑलरेडी बहुत कम हो गई है अगर आप देखोगे। तो चीजों को सॉल्व करने का और भी तरीका था और गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि हमारे 2030 तक बहुत बड़े टारगेट्स होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के। तो गवर्नमेंट अगर वहीं पे ज्यादा रिसोर्सेज लगाती और इन्वेस्ट करती, तो रादर देन ये एथेनॉल बेस्ड पेट्रोल हम लोग
पेट्रोल ही यूज करते हैं, नॉर्मल डीजल यूज करते हैं और साथ में ईवीज पे अडाप्ट करते हैं, ईवीज पे जाते हैं। तो एक ये आइडिया लोगों को ज्यादा बेटर लग रहा था एज कंपेयर टू एथेनॉल। अब आ जाता हूं अगले पॉइंट पे। हमने चाइना से कंपेयर कर लिया कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, हमने ब्राजील का एग्जांपल दिया कि वहां पे काफी अच्छा ट्रांजेक्शन का टाइम मिला, लोगों के पास ऑलरेडी E20 कंप्लायंट कार्स थी, E30 कार्स थी, इसके बाद भी लोग पेट्रोल डलवाते हैं क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी खराब आती है। जब तक कि 30-40% का डिफरेंस ना हो, एथेनॉल काफी सस्ता ना हो जाए, 30-40% सस्ता ना हो जाए पेट्रोल से, तो फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों में भी लोग क्या लेंगे, पेट्रोल ही लेंगे, वो फ्लेक्स फ्यूल डलवाएंगे ही नहीं। दूसरा, इंडिया में 90% लोगों की गाड़ियां रेडी नहीं है, E20 कंप्लायंट नहीं है उनके पास गाड़ियां, तो उनको कोरोजन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और उनका अचानक से एवरेज जो माइलेज दे रही थी उनकी गाड़ी, वो भी ड्रॉप फेस करना पड़ रहा है। तो इन सारी चीजों में प्रॉब्लम कहां आ रही है? सबसे पहले प्रॉब्लम आ रही है कि गवर्नमेंट कम्युनिकेट नहीं कर रही है चीजें सही से। गवर्नमेंट को ओपनली ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करना होगा, और अगर गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ये सैक्रिफाइस करें कि वो अपने जेब से नई गाड़ियां खरीदे, फ्लेक्स फ्यूल पे शिफ्ट करे, पुरानी गाड़ियों को डिस्पोज करे, तो ये गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एडमिट करना होगा कि उन्हें ये करना है। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड अगर आप देखोगे तो मे बी लोगों को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करना होगा कि आप ये सैक्रिफाइस कर रहे हो एंड गवर्नमेंट जो है यहाँ पे आपको कुछ रिलैक्सेशंस देना चाहती है इसके लिए। तो ये चीजें हो सकती है, लोगों की ये डिमांड है। अब लेकिन हम इन्वेस्टमेंट चैनल है और हमें इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा टिके रहना है, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें यहाँ पे, तो कुछ सेक्टर्स हमने बताया आपको जहां पे आप काफी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो, वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो और मार्जिन ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। जिस हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस है इस टाइम पे, 2030 तक हमारा E27 का टारगेट है। E20 हमने पिछले 5 साल पहले ही जो टारगेट था उससे 5 साल पहले अचीव कर लिया, ठीक है। तो 2013-14 में 1.5% एथेनॉल ब्लेंडिंग थी, 2020-26 में E20 20% ब्लेंडिंग है और 2030 तक हम लोग E27 कर चुके होंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़े जो बेनिफिशियरीज रहने वाले हैं, एक तो है शुगर मिल्स और इसके साथ है ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर, जो सबसे पहले एथेनॉल बेस्ड या फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियां लॉन्च करते हैं वो। तो खास करके आपको नजर रखना है उन सेक्टर्स पे। मैं आपको भी स्टॉक्स नहीं बता पाऊंगा, अगर आप स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। वहां पर हम आपके हिसाब से आपके ओवरऑल होराइजन और बाकी चीजों को देख करके स्टॉक्स रिकमेंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये जो सेक्टर्स है इन पे आपको खासा ध्यान रखना है और आपको ओपिनियन देना है इस पॉलिसी पे कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ऐसी क्या चीज हो सकती है जहां पे गवर्नमेंट जो जैसा चल रहा है उसे वैसे चलने दे, अडॉप्शन हो, E27 भी आए एंड फिर भी लोग दुखी ना हो, उनसे अपसेट ना हो और खुशी खुशी इसे एक्सेप्ट कर लें। क्या ऐसी एक कोई पॉलिसी बन सकती है? आप जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे सबसे बड़ी पॉलिसी मेकिंग में क्या मिस्टेक कर रही है? जरूर शेयर कीजिएगा अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि आप एक भी इनसाइट मिस ना कर पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।